हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम यूजीसी नेट का यूनिट 2 और एसएसबी लेक्चरर का यूनिट 1 से आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां विषय को समझेंगे। हम इस विषय को इस तरह से समझेंगे जैसे कि इससे अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम चरण जो है उसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का समय जो है 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य यानी कि संबंध 1050 से लेकर 1375 का जो समय है उसको माना गया है आदिकाल का समय। और आदिकाल जो नाम दिया गया है, ये सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही इसे आदिकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर इसे वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है और आदिकाल नाम जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम दिया है आदिकाल। उसके साथ साथ ये याद रखिए 1050 से 1375 जो है इसका समय, संबंध में अगर इसका समय देखिएगा तो 1050 से लेकर 1375 का समय होगा। और इसी समय को अगर हम ईस्वी में देखेंगे तो 993 से लेकर 1318 तक का समय होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसको 4 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसमें से जो पहला काल है वो है आदिकाल। इसका समय अगर आप देखेंगे तो 1050 से लेकर 1375 का समय है। आदिकाल नाम देने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसी आदिकाल को वीर गाथा काल बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल, ये याद रखिएगा। आदिकाल की विशेषताएं एवं काव्य प्रवृत्तियां जो है कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो देखिए, आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। हम जब आदिकाल के साहित्य में जो उपलब्ध प्रवृत्तियां हैं या फिर प्रवृत्तियां यानी कि जो विशेषताएं हैं, आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध जो विशेषताएं हैं उसको जानने के लिए हमें तत्कालीन परिस्थिति को समझना होगा और उसी के संदर्भ में ही हम इसकी विशेषताओं को देख सकते हैं। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आदिकाल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई है। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जा सकती है। तो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति यानी कि आदिकाल में जो काव्य है उसके प्रवृत्ति को अगर हम देखेंगे तो हमें जो रासो साहित्य की प्रवृत्तियां हैं उसको ही मान लेना चाहिए। रासो साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं वही प्रवृत्तियां आदिकालीन प्रवृत्तियां में जाएगा। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियां का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट आपका होगा ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकालीन साहित्य की ये एक प्रवृत्ति है, ये एक विशेषता है। आपको पता होना चाहिए कि विशेषता के अंतर्गत हम हर एक पॉइंट को रखेंगे। ठीक है, तो उसमें ऐतिहासिकता का अभाव जो है ये भी एक प्रवृत्ति है। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति है क्या? ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जो रासो साहित्य के चरित्र नायक है यानी कि जो रासो साहित्य लिखा गया है उसमें जो चरित्र जो नायक है वो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। ऐतिहासिक पात्र सिर्फ है लेकिन ऐतिहासिकता का वर्णन काव्य में नहीं है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम, कल्पना अधिक है। अगर आप ग्रंथ देखिएगा तो उसमें तथ्य आपको कम और कल्पना अधिक मिलता है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती है। इसका परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न हो गया कि ऐतिहासिक भ्रांतियां, इतिहास को लेकर भी कई सारी भ्रांतियां देखने को मिलती है। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली एवं तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वो इतिहास संबंध नहीं है। तो इसमें जो रचयिताओं ने वर्णन किया है यानी कि जो रचनाकार है ग्रंथों के, उन्होंने जो भी विषय का वर्णन किया है वो तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो वो तत्कालीन यानी कि उस समय के इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो भी विवरण रासो काव्यों में उपलब्ध होता है वो इतिहास संबंध नहीं है। अगर हम उसको लेकर इतिहास से जोड़े तो इतिहास संबंध वो नहीं होते हैं। इतिहास
ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे नितांत विमुख रहे। मतलब जब भी हम ऐतिहासिक चरित्र नायक को लेकर कुछ लिखते हैं तो हमें कुछ सावधानी को ध्यान में रखना होता है, लेकिन वही सावधानी को यहाँ पर ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया है। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए। तो यहाँ पर और एक चीज भी याद रखिए कि इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या है? बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं बोलना, जो है उसी को लिखा जाना चाहिए इतिहास में। लेकिन यहाँ पर ऐतिहासिकता पर आधारित रचना होने के बावजूद भी अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए लिखा गया है। काल्पनिक वर्णन आपको मिलेगा जिसमें प्रमुखता अतिशयोक्ति की है। इतिहास पर आधारित रचना होने के बावजूद अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, काल्पनिक वर्णन किया गया है। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। तो आदिकालीन जो भी ग्रंथ हमारे पास अब भी उपलब्ध है, उन सब की ये एक प्रवृत्ति है कि उसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। ऐतिहासिक पात्र होने के बावजूद जो घटना क्रम है या जो भी घटना का वर्णन हमें मिलता है या फिर हम वहां पर जो तिथि हमें जो मिलता है वो सब कुछ क्या है, इतिहास सम्मत नहीं है। आगे देखिए और एक प्रवृत्ति युद्ध वर्णन में सजीवता। युद्ध वर्णन में सजीवता जो है इसका मतलब ये है युद्ध का वर्णन इस तरह से किया गया है जैसे कि आप सजीव रूप से वहां पर युद्ध के बीच में उपस्थित होकर जैसे युद्ध को आप देख रहे हैं, उस तरह से युद्ध का वर्णन है। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन कारणों में जहां जहां युद्ध वर्णन के प्रसंग है वहां वहां ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। तो युद्ध वर्णन इस तरह से किया गया है, ऐसा लगता है मानो कवि जो है युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवि लेखन कौशल में ही नहीं अपितु युद्ध कौशल में भी पारंगत है। तो चारण कवि आदिकाल के कवि है, ठीक है। ये लेखन कौशल में ही नहीं अपितु मतलब उसके साथ साथ युद्ध कौशल में भी पारंगत थे। युद्ध के दृश्य को उन्होंने अपनी आंखों में देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वो उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। तो युद्ध वर्णन में वो जो कुछ भी लिखते हैं वो उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि को कल्पना का चमत्कार ना होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। तो यहाँ पर कुछ कल्पना का चमत्कार नहीं बल्कि वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन देखने को मिलता है, क्योंकि कवि जो है वो खुद एक योद्धा भी है। उनके पास सिर्फ लेखन कौशल नहीं बल्कि युद्ध कौशल भी है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी। तो उस समय की स्थिति ही ऐसे थी कि युद्ध जो है एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो ऐसा एक वर्ग भी चाहिए होता है हमें। अगर कुछ माहौल है, जैसे कि अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को प्रोत्साहन जिससे मिले वो भी अगर आपके आसपास हो तो आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे। उसी तरह से क्योंकि युद्ध का वातावरण हर तरफ फैला हुआ है, इसलिए हर मतलब राजा जो है ऐसे वर्ग की अपेक्षा में रहते थे जो युद्ध के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सके। चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णन के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। तो पृथ्वीराज रासो में जो युद्ध वर्णन किया गया है उसी वजह से भी वो एक सशक्त रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें युद्ध वर्णन किया गया है। उसके बाद और एक पॉइंट है जैसे कि आपका संकुचित राष्ट्रीयता। ये भी एक प्रवृत्ति है, काव्य प्रवृत्ति। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ परंतु इसमें स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। मतलब अपने देश को लेकर अभिमान की कमी और राष्ट्रीयता के अभाव ये देखने को मिलता है जो आपका आदिकाल में रचित रचनाओं में। उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों के शासक अपने छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। तो देखिए उस समय देश जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और यहाँ के जो शासक थे, राज्यों के जो शासक यानी कि राजा जो थे वो अपने छोटे से राज्यों को ही राष्ट्र समझते थे। पड़ोसी राज्यों पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। पड़ोसी राज्यों में ही विदेशी आक्रमण हो रहा है और ये लोग निश्चिंत रहते थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित किए जाते रहे और यही एक कारण बन गया कि
जो देसी साम्राज्य जो है, सभी देसी साम्राज्य धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित किए जाते रहे, यानी कि उनको अपने कब्जे में लेते गए विदेशी आक्रांता। और एक विशेषता और एक काव्य प्रवृत्ति, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते थे और वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। तो यहाँ पर और एक चीज बताया गया कि रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते थे। जो रासो ग्रंथ लिखते थे उनको चारण कहा जाता था। वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। मतलब जो भी राजा के आश्रय में रहते थे, जो जिस राजा के आश्रय में रहते थे कवि, वो कवि का परम कर्तव्य ये हो गया था कि अपने आश्रयदाता जो राजा है उसकी प्रशंसा करना। दरबारी कवि होने के कारण अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता, शौर्य, यश, वैभव एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, जिस राजा के अधीन ये लोग रहते थे, जिनके दरबारी कवि रहते थे, उनकी जो है श्रेष्ठता, शौर्य, यश, वैभव, ये सब का वर्णन करते थे। उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखते थे, उनके शौर्य का वर्णन, यश का वर्णन और चरित्र का नायक उनको बनाकर लिखते थे। और वहीं पर क्या करते थे, प्रतिपक्षी राजा यानी कि उनके जो प्रतिपक्षी थे, उनके जो विरोध में जो राजा थे, उनकी हीनता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। मतलब जिसके दरबारी कवि है उसके बारे में बहुत अच्छा लिखना, और उसके खिलाफ जो राजा है उसके बारे में बहुत ज्यादा खराब लिखते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। ये चारण कवियों की प्रमुख विशेषता रही है कि वो लोग अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसा परक काव्य रचना है। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो जो है प्रशंसा परक काव्य रचना है, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। तो यहाँ पर कवि क्या करते हैं, जो प्रशंसा परक काव्य में कवि क्या करते हैं ना, अपने चरित्र नायक यानी कि अपने जो राजा जो है, जिसके अधीन ये दरबारी बने हुए थे, उस राजा के बारे में उसको नायक के रूप में लिखकर राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, हरिश्चंद्र, इनसे भी श्रेष्ठ उसको बताते थे। दूसरा एक प्रवृत्ति है प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है उसको भी अप्रामाणिक माना गया है। तो आप लोगों को पता होगा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो, और ये जो है आदिकाल का जो है प्रसिद्ध रचना है, लेकिन इसको भी अप्रामाणिक माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो पूरा ग्रंथ को जाली मतलब पृथ्वीराज रासो को जाली बताने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो पृथ्वीराज रासो जो रचना है इसको जाली बताया है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को जाली बताने वाले रामचंद्र शुक्ल जो है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखिएगा। इसी प्रकार खुमान रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। खुमान रासो, परमाल रासो, इसकी भी प्रामाणिकता में संदेह है। और जो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की प्रसिद्ध रचना है, चंद्रवरदाई ने इसे लिखा है, ये भी अप्रामाणिक रचना है। उसके बाद और एक प्रवृत्ति है कल्पना की प्रचुरता। कल्पना की प्रचुरता में मतलब ये लोग क्या करते थे, जो लिखते थे इसमें कल्पना ही, मतलब इतिहास पर आधारित नायक और बाकी का बाकी इसमें जो रहता था वो क्या है ना, कल्पना। चारण कवियों की रचनाएं तथ्य परक ना होकर कल्पना प्रधान है। तो इसमें तथ्य कम और कल्पना ज्यादा। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है पर इतिहास नाम मात्र का ही है। पात्र ऐतिहासिक है पर इतिहास नाम मात्र ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामवलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली। वस्तु तो इन रासो काव्य में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है। मतलब संभावना और कल्पना पर ही बल दे दिया गया है। तथ्य क्या है उस पर इन लोगों का ध्यान कम ही रहा है। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ये लोग क्या करते थे ना, अपने आश्रयदाता की वीरता और काल्पनिक वर्णन करने में अतिशयोक्ति का भी सहारा लेते थे। इसी क्रम में इतिहास तथ्य की अवहेलना भी की है। और इसी क्रम में इन लोगों ने क्या किया है ना, इतिहास और सत्य की अवहेलना की। सत्य क्या है, इतिहास क्या था, उस पर इनका ध्यान कभी गया ही नहीं है। इन वीर गाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना अधिक तर्क संगत
प्रतीत होता है। तो इसलिए ये जो वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल में जो काव्य है उसके उसमें जो विषय है उसको अगर हम देखेंगे तो इससे यही समझ आता है कि ये जो है वीर गाथा नहीं है, बल्कि वीर गाथा से ज्यादा सही हो जाएगा इसको बोलना काल्पनिक कथा। ठीक है। उसके बाद है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। तो सभी रसों का समावेश मिलता है रासो ग्रंथ में, लेकिन फिर भी वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायास ही हो गई है, क्योंकि युद्ध का वर्णन है तो वीर रस इसमें आ ही जाता है। इसके साथ साथ क्या है, वीरों के मनोभावों एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब यहाँ पर रचनाकार खास ध्यान रखते थे कि राजा को खुश कैसे करना है। ठीक है। काव्य का विषय जो है उन्हीं पर आधारित ही रहता था, उनके उत्साह को ध्यान में रखते हुए भी लिखा जाता था। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल है जहां वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे। तो युद्ध जो है शौर्य प्रदर्शन करने के लिए या फिर सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है। तो इस तरह से श्रृंगार रस का भी भावपूर्ण वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा रासो काव्य में वीर रस और श्रृंगार रस को प्रधानता मिली है। आगे है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अभी जो हमारे सामने में जो हिंदी है उससे बहुत भिन्न है आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया उसे डिंगल नाम दिया गया। तो यहाँ पर याद रखिए जो अपभ्रंश और राजस्थानी मिलाकर बना जो भाषा उसको बोला गया डिंगल भाषा। ठीक है। अपभ्रंश और राजस्थानी, यहाँ पर याद रखिए अपभ्रंश और राजस्थानी से मिलकर जो बना है वो डिंगल है। ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं ARD, और दूसरा क्या है याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है अपभ्रंश और राजस्थानी, ये दो भाषा मिलकर जो भाषा बना उसको डिंगल बोला गया। उसे इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा गया। जहां डिंगल एक भाषा है वहीं पर और एक भाषा है पिंगल, और पिंगल का मेल किससे हुआ, अपभ्रंश और ब्रज से। अपभ्रंश और ब्रज से मिलकर पिंगल बना है। दोनों में अपभ्रंश से, एक में राजस्थानी दूसरा में ब्रज है। राजस्थानी जिसमें है वो डिंगल है, जिसमें ब्रज है वो है पिंगल। आप दोनों में से कोई एक को याद रखिए, दूसरा आपको याद रहेगा। क्वेश्चन आता है कि पिंगल में किस किस भाषा का मेल है, तो पिंगल में क्या होगा अपभ्रंश और ब्रज भाषा। तो इसको याद रखिए अपभ्रंश और ब्रज से बना पिंगल, ABP याद रखिए, ये याद रहेगा आपको ABP। अपभ्रंश ब्रज से मिलकर बना है पिंगल भाषा, एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप कर पाइएगा। और एक काव्य प्रवृत्ति है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। चारण कवि जो थे वो अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लेते थे। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। तो आदिकाल में जो चारण कवि थे वो अलंकार का प्रयोग करते थे मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये याद रखिए। इन अलंकारों का प्रयोग जो जिस तरह से चित्रण आदिकालीन काव्य में मिलता है वो अन्यत्र दुर्लभ है। इसके बाद और एक पॉइंट है क्या, विविध छंदों का प्रयोग। आदिकालीन काव्य में छंदों का प्रयोग भी किया गया है। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की ये विविधता ना तो हिंदी के परवर्ती साहित्य में मिलती है ना ही पूर्ववर्ती साहित्य में। तो यहाँ पर बोला गया है रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है, अनेक छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। छंदों की ये विविधता ना तो हिंदी के परवर्ती साहित्य में मिलती है ना पूर्ववर्ती साहित्य में, बल्कि सिर्फ आदिकाल में ही ये मिला है और रासो ग्रंथों में ही मिला है। पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि दोहा, गाथा, पधरी, तोमर, तोटक, रोला, उलाला,
साटक, कुंडलियां आदि छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा गया है। तो याद रखिए, ये सब जो छंद है इसका प्रयोग मिलता है रासो साहित्य में, और पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का प्रयोग के साथ साथ इन सब छंदों का प्रयोग किया गया है। और यही कारण है कि छंदों की विविधता के कारण से ही चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट बोला जाता है, और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, छंदों का सम्राट चंद्रवरदाई जी है और छंदों का अजायब घर जो है पृथ्वीराज रासो को बोला गया है, और पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार जो है वो चंद्रवरदाई जी ही है। तो यही तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका एसएसबी पीजीटी जो है, एसएसबी हिंदी लेक्चरर जो है उसका यूनिट 1 से और यूजीसी नेट का यूनिट 2 से लिया गया है। आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति को इसमें समझाया गया है। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा आपको, आप वहां ज्वाइन हो जाइए।